शेन जो कि अगले दिन का होता है ना कमरे में आते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग मैडम। शरीन मुस्कुराते हुए बोलती गुड मॉर्निंग कीना, तुम हमेशा की तरह ऊर्जावान हो। कीना शरीन के पास जाते हुए बोलती बिल्कुल, मुझे सफाई करते समय ये मिला। वह बॉक्स शरीन के हाथ में देते हुए बोलती है पहला ये है। शीना बोलती ये है और उस बॉक्स में कई सारे लेटर होते हैं। कीना बोलती मुझे ये लगता था कि आप इसे देख के बहुत खुश होंगी मैडम, क्या ये पुरानी यादों को ताज़ा नहीं करता। शरीन पत्र को देखते हुए खुशी से बोलती है ऐसा होता है, जब मैं छोटी थी मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर ये पत्र लिखा था। वह पत्र पढ़ते हुए शरीन बहुत भावुक हो जाती है। अचानक ही उसकी नजर बॉक्स में पड़े पत्र पे जाती है। वह सोचती ये लहराई का है। खैर बचपन से ही उस लड़की और मेरे बीच अनगिनत पत्रों का आदान प्रदान होता रहा है। मेरी प्यारी सैरी, कभी कभी नहीं हमेशा से मैं तुमसे जलन करती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या होता अगर मैं अनाथालय में ना होकर किसी कुलीन परिवार की बेटी होती। क्या तुम तभी भी इतना दयालु होती जितना अभी हो? क्या तुम मुझ पर सच्चा विश्वास करते? क्योंकि हम इस पर हैं, मैं ये कहूँगी मैंने एक बार भी तुम्हें अपने दोस्त की तरह नहीं सोचा। मैं अलग हूँ लहराई, एक बार नहीं, मैंने एक बार भी नहीं तुम्हारे बारे में इस तरह सोचा। मेरी अकेली दोस्त थी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी करना चाहती थी। हमारे लिए फूल चुने, लेकिन आपने तलवार अपने हाथों में इसलिए उठा ली क्योंकि आप ऐसा करना चाहते थे और अपने लिए। आखिर में आप अपनी हीन भावना से ग्रस्त हो गई। तो कैलियन, क्या तुमने ऐसा रिश्ता बनाया? क्या तुम मुझे केवल अपनी छाई की भावना को शांत करने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे? कीना बोलती है मैडम। शरीन अपने होश में आती है। कीना खुशी से ड्रेस दिखाते हुए बोलती है इसे भी देखिए, यह वह ड्रेस है जो आपने अपने डेब्यूट में पहनी थी। शरीन बोलती है डेब्यूट? वह ड्रेस को लेकर अपने हाथ में खुशी से बोलती है सचमुच मैं पूरी तरह से भूल गई थी। जब मैंने इसे पहना तो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। सभी चीजें सुरक्षित कर ली गई। और इयररिंग को ध्यान से देखते हुए बोलती है मैंने अपने डेब्यूट में पहना था, लेकिन केवल एक ही क्यों है? कीना हंसते हुए बोलती है कि आपको याद नहीं है उस समय आपने एक खो दिया था और आप बहुत दुखी थी। अब मुझे याद आया, वह था क्योंकि वह खो गया था ना। आप अपने बिखरे हुए बालों और कपड़ों को घर पर लेकर आए। बैंक्वेट बॉल नृत्य समारोह में जहाँ आपको चुपचाप नृत्य करना होता है, वहाँ एक समूह एक व्यक्ति को धमका रहा था। दिन कीना को बताती है बगीचे में मारने पीटने की आवाज आ रही होती है। लड़के एक लड़के को मारते हुए बोलते तुम गंदे चूहे। कुछ लड़के उस लड़के को मार खाता देख हंस रहे होते हैं। मारने वाले में से एक लड़का बोलता है क्या आप जानते कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा था तुम्हारे जैसे गंदे चूहे को चुप रहना चाहिए। यह बोलकर उस लड़के के मुंह पे लात मार देता है, जिससे वह लड़का जमीन पे गिर जाता है। लड़का हंसते हुए बोलता मेरी बात ना मानने की सजा है। यह बोलकर वह उस लड़के को दोबारा लात मारने जा रहा होता है। तभी वहाँ पे शरीन आके उसे धक्का मार देती है और चिल्लाते हुए बोलती है रुक जाओ, और उन्हें घूर कर देखते हुए बोलती है तुम क्या कर रहे हो? लड़के उसे रोकने के लिए उसके पास आते हुए उन्हें दोबारा रोक देती है और उन सभी से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? एक व्यक्ति को इतने सारे लोगों के साथ धमकाना। गिरा हुआ लड़का अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोलता है टीच। वह अपने बालों को पीछे करके राक्षस की तरह हंसते हुए बोलता है इस बार क्या? और शरीन की तरफ झुकते हुए बोलता है तुम इससे दूर क्यों नहीं रहती? वह यंग लेडी जो कुछ नहीं जानती इन उस लड़के को गुस्से से घूरते हुए सोचती है यह लोग मुझ जैसी काउंट की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, वह बेहद ही उच्च स्तर के परिवार के बेटे होने चाहिए। शरीन बोलती है अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं किसी को बुला लूंगी। मैं नहीं जानती कि आपके परिवार की कितनी प्रतिष्ठा है, लेकिन अब जानते हैं शाही परिवार के सदस्य आज के बैंक्वेट बॉल में शामिल हो रहे हैं ना? यह सुन के वह लड़का गुस्से और चिढ़ के साथ बोलता है हाँ हाँ ढीठ। वह उन सभी लड़कों को अपने साथ लेके चला जाता है। सभी को जाते हुए दोनों देख रहे होते हैं। कीना खुशी से पूछती है और फिर क्या हुआ? शरीन बोलती फिर क्या, वह चले गई। और वह आगे बताती है शरीन उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं लगी? वह लड़का कुछ नहीं बोलता और खड़ा हो जाता है। शरीन दोबारा बोलती है मुझे राहत है कि आपको कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सिर्फ इस मामले में। बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलती है चलो हम सब मिलकर हॉल में वापस चले। हम देखते हैं उस लड़के के हाथ में शरीन की इयररिंग होती है। यह लड़का कोई और नहीं ड्यूक होता है। अपनी जेब में इयररिंग रख लेता है। दोनों ही पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। सैरिन और ड्यूक एक साथ सोफे पे बैठे होते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सैरिन सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, ये अजीब है, और एक नजर ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक जो बेहद ही उदास दिख रहा होता है, वह सोचती है उसके चेहरे पे बहुत ही दुखद भाव है। ठीक है, उस स्थिति में वह खड़े होते हुए बोलती है अगर आपको सब ठीक लगे। अचानक ही चौंक कर उसकी तरफ देखने लगता है। बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलती है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? सैरिन उसे उस वक्त उजाली की तरह दिख रही होती है और वह शरीन की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। दोनों ही हॉल के बीच में आ जाते हैं। सैरिन बताती है उसके बाद हमने मिलकर डांस किया। हम दोनों ही अनुभवहीन और अजीब थे, लेकिन ये बहुत ही मजेदार था। हमारा अनाड़ी नृत्य दूसरों को अजीब लग सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना मजा कर रही थी कि लेकिन मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, कहानी बस इतनी है। इसके तुरंत बाद पार्टी खत्म हो गई और हम दोनों अलग हो गए। मैं अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलती ओ डियर, क्या आपको उस यंग मैन की उपाधि के बारे में पता है? बेशक मैंने किया, वह कहाँ से था? याद करते कि वह लड़का उससे बोल रहा होता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है।
सेरिन बेड से उठते हुए बोलती यही वह कहकर चला गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। टीना अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलती शर्म की बात है, हालांकि इस घटना के बावजूद आपका नवोदी साथी था। सेरिन मुस्कान के साथ बोलती हाँ ये सच है। ऋषि में अपने पिछले जीवन की यादें देखते हुए बोलती है खैर एक बार जब आप मर जाते हैं और वापस जीवन में आते हैं तो पुरानी यादें ज्यादा मायने नहीं रखती। सेरिन शीशे के सामने अपने बाल झाड़ते हुए बोलती है अब मुझे पुरानी यादें पलट कर देखने की भी ऊर्जा नहीं है। ये सुन के कीना हैरानी से बोलती है मर गया, कौन मर गया? सेरिन उसकी तरफ देख कर हंसते हुए बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेरिन अपने हाथों को देखते हुए सोचती है मुझे हैरानी है कि अब वह कैसा होगा, वह लड़का। और शेरिन के हाथों में उसके कान की इयररिंग होती है, मुझे आशा है कि वह अच्छा कर रहा होगा। सीन चेंज होकर ड्यूक की तरफ होता है जो बड़े ध्यान से पत्र पढ़ रहे होते हैं। पत्र में सेरिन के चाचा के बारे में लिखा होता है वेरेस वेल्टिलेट, यह एक अधिनियम सूची है। सम्राट लंबे समय से मुझे परेशान करने वाले ईसो से छुटकारा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी उस तरीके की चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था। ऐसी कष्टकारी शाही आदेशों से बचने के लिए मैं एक युद्ध क्षेत्र से दूसरे युद्ध क्षेत्र तक भटक रहा था। मेरे पास जीवन से छुपके रहने या मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं था, न ही साम्राज्य में बने रहने का कोई कारण। लेकिन मैं खुश हूँ। वह अपनी आंख बंद करके शेरिन को याद करते बोलते आधे साल पहले एक लड़की शेरिन से बोल रही थी ओ माई स्काउंट हेलकारल की शादी को काफी समय बीत चुका है। जो शेरिन के पीछे खड़े होते हैं सुनकर वे हैरान हो जाते हैं। ड्यूक बताते एक मूर्खतापूर्ण पार्टी में मैं उसे देखने के लिए अचानक आया। एक औरत शेरिन से हंसते हुए बोलती है लगता है कि आप अपने विवाहित जीवन का आनंद ले रही हैं। शेरिन हंसते बोलती तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हो। शेरिन जो औरतों से घिरी होती है। ड्यूक अपनी वाइन का गिलास टेबल पर रखते हुए बोलते हैं लेडी शेरिन वेल्टिलेट क्या मैं कुछ समय ले सकता हूँ? शेरिन ग्रीट करते हुए बोलती है आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक रोजन वेस्टर, और आपको मुझसे क्या काम है? शांति से शेरिन को देखते हुए बोलते हैं शेरिन वेल्टिलेट क्या आप खुश हैं? शेरिन बोलती माफ करें। ड्यूक दोबारा बोलते हैं जैसा कि मैंने कहा क्या आप खुश हैं? ये सुनकर शेरिन मुस्कुराती है और हंसते हुए बोलती है हाँ मैं खुश हूँ। जब मैंने उसका ये जवाब सुना मैंने जीने का कारण खो दिया। उस दिन जब भारी बारिश हो रही थी इस पल मैंने उसे बिना किसी ताकत के चलते हुए देखा। स्थिति बदल गई। अब जब मैंने साम्राज्य में रहने का निर्णय ले लिया है तो मैं सम्राट के आदेशों को मना नहीं कर पाऊंगा। ये सोचते हुए ड्यूक एक बॉक्स खोलते हैं, उसमें शेरिन की इयररिंग होती है। तो आगे सोचते हैं जैसे कि दूध ने देखा मैं अगले युद्ध में नहीं जाऊंगा। मुझे तुरंत इस तरह की सूची भेज दी गई। बिना किसी कारण के युद्ध में मेरी रुचि नहीं रही, लेकिन इस बार मामला अलग है। वह इयररिंग को हाथ में लेते हैं और आगे बताते हैं वेरेस वेल्टिलेट सिर्फ इसलिए कि उनका नाम इस सूची में लिखा था इतना ही काफी है। ड्यूक याद करते जब वह लड़का उनसे बोलता है आप जानते हैं आप कहाँ हैं गंदे चूहे? यह बोलकर वह लड़के उसे धक्का मार देते हैं। वह सोचता वह गंदा चूहा मैं था। मेरी माँ एक कुलीन घराने में नौकरानी थी। एक परजीवी की तरह व्यवहार पाते हुए बड़ा हुआ। उस समय तक मैं काफी बड़ा हो गया। तब तक मेरे लिए सही शुरुआत करने में बहुत देर हो चुकी थी। ड्यूक की माँ जो बिस्तर पे पड़ी होती है वह बोलती है तुम्हारे अंदर ड्यूक का खून है तो आपको भी डेब्यूट करना होगा। यह मेरी आखिरी विनती है। यह मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी। हालांकि मेरे सौतेले भाई मुझे परेशान करते थे क्योंकि उन्हें ये विचार पसंद नहीं आया। भी एक आवाज आती है रुक जाओ। एक व्यक्ति को इतने सारे लोगों के साथ धमकाना और मेरे सामने आकर एक रिंग गिरती है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो मैं किसी को बुला लूंगी। उस रिंग को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ और जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ उस दिन की तुम्हारी छवि आज भी मेरे मन में ताजा है, यहाँ तक कि आपकी थोड़ी सी कांपती हुई आवाज और वह छोटे छोटे पल जिन्हें आप बहुत पहले भूल चुकी हैं। तुम्हारा ये बोलना कि खड़े हो जाओ, मैं उन पलों को कभी नहीं भूला। तुम्हारा हाथ पकड़ना। इयररिंग को देखते हुए वे शेरिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं और इयररिंग को चूमते हुए बोलते हैं पार्टी खत्म होने से पहले मैं तुम्हें ये वापस करना चाहता था। नहीं, बल्कि इसे मैं वापस नहीं कर सका। ये कहना सही होगा कि मैं इसे वापस नहीं करना चाहता था। और इयररिंग को वापस बॉक्स में रख देते हैं। शेरिन मुस्कुराते हुए बोलती है मेरा नाम शेरिन वेल्टिलेट। ये याद करके ड्यूक अपने चेहरे पे हाथ रख लेते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं अगर मैं इसे वापस कर दूं और आपसे अलग हो जाऊं मुझे लगा कि सब यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। सीन चेंज होकर कुछ दिनों बाद सुबह को होता है। टीना बोलती है मैडम आपके मेहमान आ गए हैं। शेरिन घर के बाहर निकलते हुए बोलती है इसे बीते एक अर्सा हो गया है। पोल अपना सर झुकाते हुए बोलता है मैडम क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है? ये वही दुकानदार होता है जहाँ पे शेरिन ने चांदी के बर्तन बनाने के लिए बोले होते हैं। शेरिन बोलती है पोल आप हमारी सहमति से पहले आ गई। आपने अपने आप पर अधिक दबाव डाला है। पोल हंसते हुए बोलते है बेशक मैंने ऐसा किया। सवान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है लेकिन घबराना नहीं, मास्टर लेक्सियन ने ज्यादा पैसे देने के लिए बोला है। सुनकर शेरिन हैरान होकर बोलती हूँ। पोल बोलते मुझे यकीन है कि आपने सुना है या नहीं, मास्टर लेक्सियन का बाजार पे बहुत प्रभाव है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे हमेशा लोगों को दयालुता से इनाम देते हैं। वह इधर उधर देख के अपनी जेब में हाथ डालता है। वह देख शेरिन बोलती है ये क्या है? पोल बोलता है कुछ भी नहीं, मुझे बस ये देना है। वह एक स्क्रोल शेरिन को देते हुए बोलता है कृपया इसे पढ़ के जला दे। शेरिन स्क्रोल को लेते हुए बोलते ये है। पोल बोलता है मुझे मास्टर लेक्सियन ने दिया है। परेशान होकर बोलते है ड्यूक की तरफ से। बताता है ड्यूक ने कहा है एक बार इसे देखने के बाद को अपना जवाब मिल जाएगा। शेरिन बोलती है मेरा जवाब? पोल दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है उन्होंने कहा है कि आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या चुनना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा एक ही जवाब है। सुनकर शेरिन थोड़े परेशान हो जाती है। पोल अपना सर झुका के अलविदा लेके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेरिन उसी जगह खड़े होकर स्क्रोल
स्क्रोल को देख रही होती है। चेंज होकर रात का होता है, जहाँ पे चांद की रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आ रही होती है। सैरिन अपने हाथ में पकड़े स्क्रोल को देख रही होती है। स्क्रोल को देखते हुए बोलती है, ये तो रईसों के नाम की सूची है। इस सूची में शामिल सभी लोग अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते हैं। यह सभी लोग चाचा के करीब हैं। यह अजीब है, ये नामों की साधारण सूची नहीं हो सकती। ड्यूक लेक्सिन जानता है कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसे ये कैसे मिला? शायद मेरा सोचना सही था। युद्ध से बचने के बाद में शायद सम्राट ने सीधा आदेश दिया था अपने रास्ते में आने वाले सभी रईसों को खत्म करने के लिए। पोल की बात याद आती है। उन्होंने कहा था इसके अलावा एक ही जवाब है, अगर मैं इससे बचना चाहती हूँ तो मुझे उसकी मदद चाहिए। लेकिन क्यों? यह सच है कि ड्यूक लेक्सिन ही वही व्यक्ति है मुझे अभी चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। बढ़िया, वो मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, पीछे हट रही है। फिर वह मेरे लिए इतनी दूर क्यों जाएगा? वह इसलिए इतनी दूर जाएगा क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है सैरिन। तभी सैरिन को किसी की चलने की आवाज आ रही होती है। वह जल्दी से नामों की सूची बैठ के नीचे रख देती है। रखने के बाद वह दरवाजे की तरफ देखने लगती है। कैलियन दरवाजे का सहारा लेके कमरे के अंदर आते हुए बोलता है, सैरी। कैलियन को नशे में देखकर जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है। कैलियन उसके पास आते हुए बोलता है, सैरी, क्या तुम इतनी देर से मेरा इंतजार कर रही थी? सैरिन गुस्से से बोलती है, तुम नशे में लग रहे हो। कैलियन से दूर जाते हुए बोलती है, तुम्हें अपने बिस्तर पर जाना चाहिए, कल आपको जांच करने नहीं जाना। कैलियन सैरिन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, मेरे प्रति इतनी ठंडी क्यों हो? सैरिन हैरानी से उसे देख रही होती है। कैलियन उसे बेड पे ढकेल देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, क्या आप दुखी हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कुछ समय से तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था? सैरिन तो कैलियन को गुस्से से घूर रही होती है। दोबारा बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम में बहुत ही व्यस्त था, ऐसी बहुत सी चीजें जिनका मुझे ध्यान रखना है। वह अपने कपड़े को ढीला करते हुए बोलता है, लेकिन मैं अब से आप पर ज्यादा ध्यान दूंगा और नाराज मत होइए। ये बोलकर वह सैरिन का हाथ पकड़ लेता है। सैरिन बोलती है, रुक जाओ, तुम बहुत ही दुखी हो सैरी। यह बोलते हुए वह सैरी के और करीब आ रहा होता है। सैरिन की आंखें डर से बड़ी हो गई थी। वह आगे बोलता है, किसने सोचा था कि तुम्हारा अंत ऐसा होगा? मुझे सचमुच तुम्हारे लिए बहुत दुख है। सैरिन कैलियन को देखते हुए सोचती है, आखिर ये नौबत क्यों आई? जो उस आदमी ने धोखा दिया उसे मैं अपने जीवन से ज्यादा सम्मान देती थी। कैलियन बोलते, घबराए नहीं, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा अपने जीवन के अंत तक। सैरिन बोलती है, कौन? गुस्से में पूछती है, किसने कहा कि तुम मेरी देखभाल करोगे? कैलियन बोलता, सैरी, अब आपके साथ सिर्फ 2 लोग बचे हैं, मैं और लहराई, इसलिए हम ही होंगे। सैरिन याद करती है उसके मरते समय। कैलियन बोलते, अब से मैं ही आपका ख्याल रखूंगा, इसलिए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बालों में हाथ ले जाते हुए बोलता, समझ गए? कैलियन अपना चेहरा सैरिन के चेहरे के पास ले जाते हुए बोलता है, आपको बस चुप रहना और कुछ नहीं करना है। सैरिन गुस्से में बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर ईमानदारी से कहूँ तो वैसे भी आप कुछ करने में सक्षम नहीं है। ये सुनकर तो सैरिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह उसे अपने ऊपर से ढकेल देती है और जल्दी से अपने कपड़ों को पकड़ते हुए बेड पे से उठ जाती है। कैलियन उसका कंधा पकड़ लेता है। सैरिन चिल्लाते हुए बोलती है, जाने दो। कैलियन दोबारा सैरिन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह बेड पे ही गिर जाता है। कैलियन नशे में बोलता है, डैम, मैं भूल गया। सैरिन बोलती है, क्या? वह अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, कैसे मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? हालांकि मैंने वादा किया था। उसके पलटने की वजह से उसके जेब में से चाबी गिर जाती है। सैरिन सोचती है, ये चाबी? कैलियन नशे में बड़बड़ाते हुए बोलता है, मैंने कहा है कि केवल एक व्यक्ति। सुनकर तो सैरिन को गुस्सा आ रहा होता है। वह याद करती है, कैलियन से बोल रही होती है, तुम्हें अभी भी हमारा वादा याद है ना? अपने सारा के साथ रात ना बिताने का वादा, क्योंकि अब से एकमात्र बच्चा आपका बननी है। कैलियन बोलता है, लेकिन मैं भी कभी कुछ अलग अनुभव करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहे तो ऐसी औरत तो सुस्त हो जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति को गले लगाने का क्या मतलब? अंततः इसकी वजह से मुमकिन हो सके सुरक्षित तरीके से। सुन के तो सैरिन की मुठ्ठियां बन जाती है। वह गुस्से से कांप रही होती है। सोचती है, ऐसा लग रहा है वह कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो लहराई और मैं नहीं जानते। तभी सैरिन को चाबी की याद आती है जो कैलियन के जेब से गिरी होती है। सैरिन के दिमाग में अचानक ही एक बात आती है। वह सोचती है, ऐसा हो सकता है। वह जल्दी से चाबी लेके कमरे के बाहर भागती है। टीना दरवाजा खोलते हुए बोलती है, इस समय कौन दौड़ रहा है? तभी उसकी नजर सैरिन पे जाती है जो हॉल में भाग रही होती है। वह परेशान होते हुए बोलती है, मैडम क्या हो रहा है? सैरिन उसकी बात को नजरअंदाज करके कमरे की ओर भाग रही होती है। कीना कमरे के अंदर आते हुए बोलती, मैडम। चौंकते हुए बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सैरिन जो रोते हुए कांप रही होती है। कीना सैरिन के पास आते हुए बोलती, क्या हुआ मैडम? प्लीज मुझे बताइए। सैरिन एक बोतल लेके हाथ में रो रही होती है। कीना पूछती है, मैडम वो क्या है? सैरिन रोते हुए बोलती है, गर्भ निरोधक औषधि। कीना हैरानी से पूछती है, यहाँ ऐसा कुछ क्यों है? वह रोते हुए सोचती, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे गर्भ निरोधक दवा लेने के लिए मजबूर करेगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें जिनके बारे में लोग नहीं जानते, वह चीजें जिनकी कीमत देकर कभी दूसरों को नहीं बताई जा सकती, वह बातें जिन्हें कभी प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। स्वीकार करना सचमुच अंतहीन है। कुछ लोग जैसे लहराई किसी को मारने के लिए जहर खरीदते हैं। दूसरे लोग सहन शक्ति या मति भ्रम के लिए औषधि खोजते हैं। के गंदे सुखों के लिए
इसमें ऐसी दवाई भी है जो दंपत्ति के साथ रहने पे भी गर्भ धारण रोक सकती है और यह वही गर्भ निरोधक है। सैरिन को लहराई की बातें याद आ रही होती हैं। तुम्हें मुझसे किया गया वादा याद है ना? तुमने वादा किया था कि तुम सैरी के साथ रात नहीं बिताओगे। सैरिन रोते हुए सोचती उसके वादे के बाद भी कैलिन कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता था नशे में, जैसे वो आज है। वो बोलते है, लो सैरी, कुछ तुम्हारे पास भी है। सैरिन बोलती है, कैलिन तुम्हें पता है ना मैं शराब पीने में अच्छी नहीं हूँ ना। वह बोलता है, ये सिर्फ मूड बढ़ाने के लिए है, चलो जल्दी करो और इसे पी लो। सैरिन कुछ देर शराब के गिलास को देखती है और फिर उसे लेकर पी लेती है। यह देख कैलिन मुस्कुरा रहा होता है, हर बार उसने मुझे ये दवाई पिलाई। चेंज होकर गार्डन पे आता है। राई बोलती है, सैरी क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? सैरिन बताती है, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ होता है। लहराई ने मुझसे ये पूछा। मुस्कुराते हुए बोलती, आप बहुत ही नीचे देख रही हैं। सैरिन उदास होकर बोलती, ये कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन सच तो यह है कैलिन और मैंने सिर्फ एक ही रात एक साथ बिताई है जो हमारी शादी की थी। लहराई बोलती है, क्या? वह हंसते बोलते, बस इतना ही। यह कोई हैरानी की बात नहीं है, मुमकिन इसलिए है कि आप पूरी तरह से परिपूर्ण है सैरी, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको क्यों चिंता होगी। आप एक बच्चा चाहते हैं ना? तुम्हें किसी तरह उसे लुभाने की कोशिश करनी चाहिए। आदमी सरल प्राणी है, एक महिला का नियंत्रण ही काफी है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप इसमें अच्छी होंगी सैरी। हाँ, इस तरह उसने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आप जानते हैं लहराई, आपने क्या सुना? उसे कैलिन की बात याद आती है जो नशे में बोलते हैं कभी कभार, मैं अलग स्वाद का आनंद लेना चाहता हूँ, तुम्हें पता है। अपने आप से बोलती है, आप भी मेरे जैसे धोखे खा रही हैं। इन्हें बोलती, माई लेडी, निश्चित रूप से आपका मतलब ये नहीं है, आप इसे नहीं पिए है ना? और यह विस्काउंट के स्टडी रूम में पहले क्यों था? वह पूरी तरह से शांत होती फिर रोते हुए बोलती है, मैंने इसे पिया है कई बार। वह कीना की तरफ पलटते हुए बोलती है, क्या आप जानते हैं कैलिन ने मुझे क्यों पिलाया? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा होता तो ये परेशानी होती, क्योंकि उसका पहले से ही लायरा के साथ एक बच्चा है। यह सुन के कीना हैरानी से बोलती है, आपने अभी क्या कहा? सैरिन बोलती है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? मैंने भी नहीं किया था, लेकिन ये सच है। उसे रोते हुए कैलिन की बात याद आ रही होती है। आपको बस शांत रहना, कुछ नहीं करना है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। ये सोचते हुए वह अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है। उसने मेरा सम्मान चुराया, उसने अपनी जेबें भरी, और उसका सिर्फ लड़ाई के साथ ही अफेयर नहीं है। कैलिन के लिए मैं उसके कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है, कुछ ऐसा जब चाहे उसके साथ खेल सकता है और जब उब जाए तो उसे फेंक सके। उसके लिए कितनी बेकार थी, मैं उन्हें मानना चाहती हूँ। चिल्लाते हुए बोलते, मैं दोनों को मानना चाहती हूँ खुद से। यह बोलते हुए जल्दी से खड़ी हो जाती है और कमरे के बाहर भाग जाती है। कीना बोलते, माई लेडी, कहाँ जा रही है आप माई लेडी? उसकी बातों को नजरअंदाज करके सैरिन भागी जा रही होती है, जैसे वह अपने होश में ही ना हो। कुछ देर बाद वह चट्टान के किनारे खड़ी होती है, आसमान को देख रही होती है। कुछ देर बाद समुद्र को देखते हुए बोलती, मम्मी पापा, मुझे क्या करना होगा? एक गहरे दलदल की तरह जिसका कोई अंत नजर नहीं आता, इस चट्टान ने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया। मैं भी सागर की बड़ी काली लहरों को अपने साथ ले जाने दूंगी। हम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। वह दोनों उस दुर्घटना में समुद्र में समा गए। अगर मैं वहाँ जाऊँ, क्या आप दोनों से मिल पाऊंगी? मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि मैं खुश रहूंगी। ये बोलते हुए वह बहुत ज्यादा रोने लगती है। मैं यहाँ तब आई जब मेरी शादी हो गई और मैंने आप दोनों से वादा किया कि मैं आपके बिना भी एक मजबूत जीवन जी पाऊंगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, ताकि आप शांति से स्वर्ग में आराम कर सके। यही मैंने कसम खाई थी। अगर आप दोनों इस तरह मुझे देखेंगे तो क्या होगा? यह बोलते हुए वह अपने चेहरे को हाथों से ढककर चट्टान के किनारे बैठकर रोते हुए बोलती है, वह मूर्ख लड़की जिसने कैलिन और लड़ाई पर बिना किसी शक के भरोसा किया, वह लड़की जिसने केवल यह सच्चाई जानी कि उसके साथ पूरी तरह खिलवाड़ किया गया। एक बार मौत को महसूस करने के बाद कृपया मुझे माफ करें। मैं इतनी मूर्ख होने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे खेद है कि मैं खुशी नहीं पा सकी। ड्यूक सैरिन के पीछे आते हुए बोलते, ये सचमुच अजीब है। सैरिन को रुमाल देते हुए बोलते, ऐसा क्यों है कि मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह देखता हूँ? इसका इस्तेमाल करो, मैं कम से कम अपने रुमाल में जहर नहीं लगाता। सैरिन रुमाल लेते हुए ड्यूक को देख रही होती है। दोनों ही चट्टान के किनारे बैठ जाते हैं। सैरिन बोलती, मुझे भी यह अजीब लगता है। ऐसा क्यों है कि ड्यूक हमेशा, आप केवल हमेशा ऐसे ही समय प्रकट होते हैं? ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है? ड्यूक सैरिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हो कि हर बार मैं आपके पास क्यों आता हूँ और आपसे बात क्यों करता हूँ। सैरिन बोलती है, मेरा ये मतलब नहीं था। वह अपना सर झुकाते हुए आगे बोलती है, मेरी जिंदगी मेरे फैसले की वजह से इस तरह खत्म हुई। आपने कुछ गलती नहीं की योर ग्रेस, लेकिन ये सच है कि मुझे हैरानी होती है कि केवल ऐसे ही समय क्यों मिलते हैं। किसी भी स्थिति में ये देखने लायक सुखद दृश्य नहीं है। ड्यूक बोलते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हर बार हुआ है। जब हम पोल की दुकान पे मिले थे तब आप ठीक लग रहे थे। सुनकर सैरिन ड्यूक की तरफ देख रही होती है। ड्यूक बोलते, लेकिन इस बार मामला अलग लग रहा है। ऐसा लगता है कि सचमुच कुछ चौंकाने वाली घटना हुई है। क्या इसलिए आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपके पास अपने दिल को शांत करने के लिए कोई रास्ता नहीं था? बोलती, आप यहाँ क्यों आए योर ग्रेस, विशेषकर इतनी देर से? ड्यूक हंसते हुए बोलते, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं। आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं देते, आप बस एक बार मांगे। ऐसा लगता है कि आपने कसम खा ली है कि आपको कभी किसी पर भरोसा नहीं करना है।
या फिर ये है कि क्या आपने वास्तव में कुछ ऐसा अनुभव किया है जिससे आप इस तरह बन गए हैं। ये स्थान मेरे लिए खास महत्व रखता है, इसलिए मैं समय समय पर यहाँ आता हूँ, तौर पर तब जब यहाँ कोई आसपास नहीं होता है। बोलते इसका कोई खास महत्व है। ड्यूक बोलते क्या आप मानते हैं कि आपके माता पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई थी। कभी कभी जो आप देखते हुए पूरी कहानी नहीं होती है। यह सच है कि यह घटना किसी बिना मुद्दे के बंद कर दी गई, लेकिन क्या होगा अगर इसमें कोई व्यक्ति शामिल हो जो जांचकर्ताओं को भी संभाल सके। क्या होगा अगर ये शुरू से ही योजना बनाकर किया हो। साइरन रुमाल को पकड़ी होती है। ड्यूक आगे बोलते हैं कभी ऐसे दिन भी आते हैं, वो दिन जब आपको पता चल जाए ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप खुद को दोष देना बंद नहीं कर सकते। और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप सब कुछ बता सके या भरोसा कर सके, आप आखिर में खुद को अधिक दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक बार शक्तिहीनता की भावना में फंस जाते हैं तो इसमें से बाहर निकलना कठिन होता है, और जैसे जैसे समय बीतता है ये और भी कठिन हो जाता है। आप ऐसे देखते हैं जैसे आपने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं कुछ ऐसा कहने वाला व्यक्ति हूँगा। खैर फिर आप भी हत्यारे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखें। वे खड़े होते हुए बोलते हैं आप मुझ पर भरोसा करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन साइरन ड्यूक की तरफ देखती है। ड्यूक आगे बोलते हैं वह एक व्यक्ति जो सब कुछ साफ साफ मिटा सकता है या आपको खतरे में डाल सकता है, मैं हूँ, केवल मैं ही हूँ। और हंसते हुए बोलते मुझे इंतजार रहेगा ताकि आप आए और मेरी मदद मांगे। साइरन सर झुकाते हुए बोलते हैं ड्यूक क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह लोगों की मदद करते हैं जब भी आपसे मदद मांगी भी ना गई हो तब भी आप मदद की पेशकश कर रहे हैं। ड्यूक साइरन को देखकर हंसते हुए बोलते हैं हत्यारा जो कत्लेआम में आनंद लेता है, क्या आप सचमुच सोचते हो कि ऐसे आदमी का दिल दया से भरा होता है। ऐसा ही है। इसी के साथ सुबह हो जाती है। दोनों ही उगते हुए सूरज को देख रहे होते हैं। हंसते हुए बोलते हर एक नियम के साथ अपवाद होता है, बिल्कुल अभी की तरह। यहीं पे मैं कहानी को खत्म करती हूँ।